लेकिन अफसोस होता है कि 2013 का वादा अभी तक ग्राउंड में बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ। आपने गवर्नमेंट ने पैसे दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, इसका मंथन आपको करना चाहिए। एक सैनिक तिरंगे के नीचे रह के अपने आप को इस राष्ट्र के लिए न्योछावर कर देता है और अपने 6 फीट शरीर को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। और 15 साल, 20 साल, 25 साल हम क्या देश सेवा में क्या चले गए। यहाँ पे कंटीली खरपतवार उग गई है, तो उसको खरपतवार को उखाड़ने के लिए हमारे 20 जवान एक दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। आज एक एक सैनिक राष्ट्र का हिंदुस्तान की सड़कों पे है। हमें हमारा हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने इस राष्ट्र को 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक जवानी के वो स्वर्णिम पल जिसमें एक बच्चा अलड़पन में अपने घर परिवार, अपने माँ बाप के बीच में खेलता है, लेकिन हमने शायद वहाँ होली, दीपावली गोलियों से दुश्मन के सामने खेला है। एक बेटा जो फौज में था, उसके बाप की अर्थी सजी पड़ी, लेकिन वो राष्ट्र धर्म के नाते अपने पुत्र धर्म को भूल जाता है और वो सेवा करता है देश में सैनिक बनकर। लेकिन आपने उस राष्ट्र धर्म का भी मोल नहीं रखा। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज बहुत खुश होऊंगा, लेकिन खुश नहीं हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक मैदान में हूं, रेवाड़ी के मैदान में हूं, जहां 2013 के अंदर हमारे मोदी नाम के एक व्यक्ति ने एक उम्मीद जगाई थी पूर्व सैनिकों को कि हे महानुभाव, हे पूर्व सैनिकों, मुझे सहयोग करो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, मुझे कीमती वोट दो, मुझे एक रोज़गार दो, मुझे पेंशन दिलाओ, मुझे राजगद्दी पे बिठाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और मैं तुम लोगों का पेंशन मारूंगा, मैं तुम लोगों का हक मारूंगा, मैं तुम लोगों का रोज़गार मानूंगा और तुम मुझे रोज़गार दिलाओ। एक बात और बता दूं, जिस स्थान पे मौजूद हूं वहां 2013 के अंदर एक उम्मीद जताई थी आपने कि यदि आप लोग मुझे सहयोग देंगे तो मैं आप लोगों को आपका एक हक दूंगा, OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का। तब आप यहाँ पे बैठे थे, यहाँ थे ज़मीन में, और इन लोगों ने जब अपने कीमती अंगूठे का इस्तेमाल किया, अपना कीमती वोट दिया, तो आपको राज सिंहासन पे बिठाया, प्रधानमंत्री के पद पे। लेकिन आपने क्या किया? इन लोगों ने आपको राज सिंहासन बिठाया, लेकिन आपने इन लोगों को ज़मीन में ला के बिठा दिया। ये लोग हाथ पसार के एक भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हो, और वो कर्जा किसी बाप का नहीं होता, हम लोगों के टैक्स के पैसे का होता है। आप वो माफ़ करते हो, लेकिन ये लोग कर्जा नहीं मांग रहे, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। और अपना हक मांगने के लिए एक बार फिर अनेकों राज्यों से लोग, पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हे महानुभाव, हमने आपको आपका हक दिया, या यूँ कहें कि हमने आपको रोज़गार दिया, तो आप हमारा रोज़गार ना छीनें, आप हमें हमारा सिर्फ हक दे दें। तमाम पूर्व सैनिक भाई हैं और राजस्थान की धरती से हैं, जयपुर से हैं, और जयपुर खुद में अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, और रेवाड़ी को, स्थान को ऐतिहासिक बनाने में भी इन पूर्व सैनिकों का ही हाथ है। रेवाड़ी कोई ऊपर से ऐतिहासिक नहीं बना है, कहीं ना कहीं सैनिकों ने हमारे जो है ऐतिहासिक स्थान बनाया है। इसी सैनिकों की धरती से, इसी रेवाड़ी के मैदान से पूर्व सैनिकों से सीधी बात करवाऊंगा। अब ये कितने खफा हैं अपनी इस सरकार को लेकर के, या अब इनके दिल और दिमाग में अब क्या है? क्योंकि लास्ट अल्टीमेटम शायद इनके पास यही था कि हम रेवाड़ी में एक बार इकट्ठे होते हैं और अपनी बात के लिए बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, या इनके कान में उस आवाज़ को दोबारा डालते हैं जो मोदी जी 10 साल तक भूले रहे। गलत तो नहीं बोला जी मैंने? क्या नाम हुआ साहब अपना? सुरेश शर्मा, सालासर, चूरू से। जी, मैंने जो बात बोली वो गलत बोली, सही बोली? नहीं, आपने जो भी तथ्य प्रमाणित बात बोली वो बिल्कुल सही बोली, और हम सबको पता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ जितने भी पूर्व सैनिक हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और उन सब को एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम संगठित रहे तो हमारे हक और अधिकार हमें मिलेंगे। आज इस ग्राउंड में और इस पुण्य भूमि में आने का हमारा मेन मकसद ये रहा था कि आपने जब हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, तो इसी पुण्य भूमि से, इसी अहिर वाटी से आपने सैनिकों को एक विश्वास दिलाया था कि मैं सैनिकों के लिए बहुत कुछ करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन के विसंगति को लेकर। तो आज आपसे सैनिक पिछले 10 साल में एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो चीज़ें आज भी धरातल पर सिद्ध नहीं हुई। आप हर बार होली, दीपावली, तीज, त्यौहार जितने भी हैं सैनिकों के बीच में जाके मनाते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा कोई प्रधान सेवक पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सैनिकों के बीच में खड़ा है। लेकिन अफसोस होता है कि 2013 का वादा अभी तक ग्राउंड में
बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ। आपने गवर्नमेंट ने पैसे दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, इसका मंथन आपको करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक विश्वास और बताता हूँ कि हम लोग राजस्थान की जयपुर से पधारे हैं और हमारी टीम का जो नाम है वो जयपुर टीम के नाम से फेमस है। पिछले 1 साल में ये टीम राजस्थान में राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक माहौल बना रही है। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार ने सैनिकों को जातीय आधार पर बांट दिया। मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये बताता हूँ कि सैनिक किसी जात या वर्ग से नहीं पहचाना जाता, सैनिक राष्ट्र धर्म से पहचाना जाता है। उसकी एक ही पहचान होती है कि वह हिंदुस्तान के लिए जीता और हिंदुस्तान के लिए मर जाता है। उसका अगर कोई ध्वज है, जिसको हम धर्म ध्वज बोलते हैं, जिसका आप लोगों को बहाना देके जातिवाद का जहर बोलते हैं, तो हमारा एक राष्ट्र का सबसे बड़ा जो ध्वज है वो है तिरंगा। एक सैनिक तिरंगे के नीचे रह के अपने आप को इस राष्ट्र के लिए न्योछावर कर देता है और अपने 6 फीट शरीर को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। इस राष्ट्र की एक एक नींव को वो अपने शरीर के एक एक बूंद से सींचता है। उसके बावजूद भी इस देश का दुर्भाग्य कि आज राजस्थान के सैनिक राजस्थान सरकार के खिलाफ खड़े हैं और हिंदुस्तान के सैनिक हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर पैदल चल रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। मैं दोनों जो हमारे पिरोधा है उनसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में जब हमने सेना ज्वाइन की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो हक और अधिकार दिए, मूल कर्तव्य और हमारे अधिकार, हमने मूल कर्तव्यों का 500% निर्वाह किया, लेकिन हमारे मूल अधिकार हमसे हजारों कोस दूर चले गए। एक बेटा जो फौज में था, उसके बाप की अर्थी सजी पड़ी, लेकिन वो राष्ट्र धर्म के नाते अपने पुत्र धर्म को भूल जाता है और वो सेवा करता है देश में सैनिक बनकर। लेकिन आपने उस राष्ट्र धर्म का भी मोल नहीं रखा। राजस्थान में तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम हरिजन हो, तुम राजपूत हो, तुम SC हो, ST, MBC का जहर हम सैनिकों में भी घोल दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूँ कि आपने यहाँ तो हमें जातियों में बांट दिया, लेकिन एक सरहद पर एक मोर्चे में जहाँ 5 से 7 सिपाही रहते हैं, वहाँ अगर उनमें ये जातिवादी विचारधारा उनके मन और मस्तिष्क में बैठ गई तो शायद इस राष्ट्र की सेवा करने वाले ये प्रहरी भी आपस में टूट पड़ेंगे। आप आज बड़े बड़े ऐसी भवनों में बैठे रहते हो, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को संभालते हो, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के सबसे बड़े स्तंभ हो, लेकिन इस हिंदुस्तान का प्रजातंत्र बॉर्डर से सींचा जाता है। ये 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख ये मायने नहीं रखता। जसवंत सिंह सिपाही, जसवंत सिंह फोर गढ़वाल का एक सिपाही था जिसने चाइनीज आर्मी को 72 घंटे रोक के रखा। 28 लाख की संख्या को कम मत आंकिए। ये जिस दिन जलजला लाएंगे, अपने अनुशासन की बागडोर को छोड़ देंगे, उस दिन तूफान ला देंगे इस हिंदुस्तान में। ये जीता जागता एक बारूद का ढेर है। आप लोगों ने इसको चिंगारी दिखाने का प्रयास किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि इन सैनिकों को सड़कों पे उतरने से रोक लीजिए। ये राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता हैं। एक व्यक्ति 1 महीने के लिए उपचुनाव में आता है MLA बन के, उसकी लाइफ टाइम पेंशन चलती है, लेकिन हमारे बच्चों को 4 साल के लिए आपने सेना ज्वाइन करा दी और उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये अनजस्टिस हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक जवान जिसका बाजू कट जाता है, जिसका पाँव कट जाता है, वो शहीद हो जाता है, उसकी विधवा वीरांगना को 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, और वही एक अधिकारी अगर वो सेना में अपने शरीर से डिसेबल हो जाता है, उसकी वीरांगना को, उसकी विधवा को आप 70,000 रुपये। कहाँ का न्याय? श्रीमान, इस बॉर्डर की रक्षा एक जवान करता है, अधिकारी सिर्फ अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो पेंशन के टाइम में भी कर रहे हैं, सेवा के टाइम में भी करते हैं। तो आपसे निवेदन है आज इस अहिरवाटी की भूमि से कि आपने जो 2013 में जो सैनिकों से वादा किया, उसकी कथनी और करनी में फर्क मत रखिए, क्योंकि जबान के पक्के बनिए। आपका बहुत सम्मान करते हैं हम। आपने जरूर इस राष्ट्र को एक बहुत बड़े स्तंभ पे ले जाने का प्रयास किया है। हम स्वागत करते हैं आपका, हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज़ इन माँ भारती के सपूतों को आप अपाहिज मत बनाइए, क्योंकि आज एक एक सैनिक राष्ट्र का हिंदुस्तान की सड़कों पे है। हमें हमारा हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने इस राष्ट्र को 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक जवानी के वो स्वर्णिम पल जिसमें एक बच्चा अल्हड़पन में अपने घर परिवार, अपने माँ बाप के बीच में खेलता है, लेकिन हमने शायद वहाँ होली, दीपावली
गोलियों से दुश्मन के सामने खेला है। तो आप सब साथियों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहां भी सैनिक सम्मान से संबंधित कोई भी बात होती है, आप चाहे किसी भी कमेटी के सदस्य हो, लेकिन वहाँ पहुँचिए। एक बात और बताता हूँ, इस 140 करोड़ की आबादी में मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ। जो अच्छी बात बोलता है, वो चाहे अधिकारी हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो मेरे परिवार का बुजुर्ग है। जनरल विशंबर दयाल जी ने एक आह्वान किया है, सबको पता है मेवात जल रहा है, क्यों जल रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशंबर दयाल ने 28 लाख पूर्व सैनिकों से निवेदन किया है कि मेरे पूर्व सैनिकों उठ खड़े हो। क्यों किया? 140 करोड़ की आबादी में 28 लाख सैनिकों के पास कौन सा पुंज है कि उनका आह्वान किया गया है। लेकिन एक सैनिक ही है जो जातिवाद को छोड़कर राष्ट्र धर्म के तहत सामाजिक सौहार्द बना सकता है। वो सामाजिक एकता का परिचायक है, वो राष्ट्र निर्माण का परिचायक है। तो आप इतनी बड़ी शक्ति को ललकार रहे हो, ये शायद आपके लिए और इस राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे हम आशा करते हैं कि सैनिकों की जायज़ मांगों को देने के लिए 3 वकीलों की, 3 जजों की जो कमेटी है वो निर्धारित कीजिए। जिस दिन वो जज फैसला कर देंगे कि ये सैनिक गलत हैं, हम अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि सैनिक जीते जी भी सैनिक है और मरने के बाद भी सैनिक है। चाहूँगा वाकई मैं कहने वाला था कि इनके लिए एक बार ताली बजा जाए, एक बार फिर दोबारा से बता दी जाए। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आप लोगों को। हालांकि बहुत बातें बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों को या पूर्व सैनिक भाइयों को जो उनका हक नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आज भी हम बटे हुए हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि राजस्थान सरकार इनको जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, तमाम चीज़ों में बांट रही है, लेकिन एक बार खुद अपने दिल पर हाथ रख के देखें, क्या वाकई हम लोग अपने अपने संगठनों में भी तो नहीं बटे हुए हैं? जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई रैली का आगाज़ किया जाता है, तो शायद पूर्व सैनिक ये देखता है मेरे संगठन ने आवाज़ दी है या दूसरे के संगठन ने आवाज़ दी है। और जब तक हम इस संगठन के चुंगल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि किसने आवाज़ दी, हमारे लिए आवाज़ दी है तो सैनिकों के लिए आवाज़ दी है या हमारे हक के लिए आवाज़ दी है, फिर चाहे काले चोर ने आवाज़ दी है, तो हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं, सैनिक भाई कहते हैं कि हम लोग बटते नहीं हैं, हमारी एक जात है, क्या? राष्ट्र। हमारी एक जात है, क्या? इंडियन आर्मी। हमारी एक जात है, हमें भारत से की रक्षा करनी है। मानता हूँ, लेकिन आप लोग जाति में तो नहीं बटे, धर्म में नहीं बटे, क्षेत्र में नहीं बटे, लेकिन समुदाय में तो बट गए। और जब तक आप इस संगठन से बाहर नहीं निकलेंगे, क्यों? ये व्यक्ति सोचता है कि मेरे संगठन ने आवाज़ दिया तो मैं आऊँगा, मेरे जैसा आदमी सोचते हैं मेरे संगठन ने आवाज़ दिया तो मैं आऊँगा, ये सोचते हैं मेरे संगठन ने आवाज़ दिया तो मैं आऊँगा। और जिस दिन हम लोग ये सोचेंगे कि यार हमारे लिए तो आवाज़ दी है, हम सब चलते हैं ना, तो आवाज़ ज़रूर ऊपर तक जाएगी और हमारी मांग ज़रूर मानी जाएगी। जी, इसके लिए हमने प्रयास किया है। हमने राजस्थान में बाड़मेर से लेकर झुंझुनू तक 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक 2500 किलोमीटर की यात्रा निकाली है। उसमें ये कहा गया है कि सारे संगठन एक मंच पर आइए, और राजस्थान में हम 10 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा संगठन बना रहे हैं। जो पूरे संगठन है वो उसको एक संगठित होंगे और राजस्थान सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगी वो संगठन उठाएगा। तो ये हम इसके प्रयास कर रहे हैं। और 15 साल, 20 साल, 25 साल हम क्या देश सेवा में क्या चले गए। यहाँ पे कंटीली खरपतवार उग गई है, तो उसको खरपतवार को उखाड़ने के लिए हमारे 20 जवान एक दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है। और वाकई इन्होंने जितनी बातें बताई, इन्होंने वाकई सच्चाई है कि अपनी पूरी जवानी निकाल दी। आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरे 2 बच्चे हों, उनका अच्छा बैंक बैलेंस हो, नौकरी लग जाए, IAS, IPS, IPS या वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन बहुत कम 1% ऐसा होगा माँ बाप और 1% होगा वो बच्चा जो चाहता होगा कि मैं बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा करूं। उस माँ को भी सलाम करूंगा जो 1% में है, जो चाहती है कि मेरा बच्चा देश की सेवा करे। और उन वीर सपूतों को अगर उनका हक मारा जा रहा है, उन वीर सपूतों को सड़क पे आकर के लगातार अपनी मांग माननी पड़ रही है। वो लोग लगातार रेवाड़ी में आकर के, मतलब कितने दूर से ये लोग चल के आए हैं, अनेकों राज्यों से, सिर्फ हरियाणा के नहीं आए हैं, अनेकों राज्यों से आए हैं। और यहाँ पर आकर के अपने यूँ मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दो, हम फिर तुम्हें एक बार इस कुर्सी पे बिठा देंगे। लेकिन यदि एक चीज़ ध्यान रखना मोदी जी, इनका हक नहीं मिला ना, ज़मीन मिला देंगे ये लोग। जय हिंद, जय भारत।